Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the static relay and the classification of static relay. सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक रिले से पहले स्टैटिक रिले के बारे में पढ़ते हैं कि स्टैटिक रिले क्या है. इन माई प्रीवियस लेक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले स्टैटिक रिले से डिफरेंट कैसे थी. स्टैटिक के नाम से पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिलेज डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट. मेरे स्टैटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है. सो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के बारे में पढ़ा था. उसमें क्या था कि उसमें मूविंग पार्ट्स होते थे लाइक आर्मेचर मेरी कंट्रोल सर्किट्री में. बट जिन रिलेज में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है और वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ करती हैं लाइक डायोड ट्रांजिस्टर, उनको बोलते हैं स्टैटिक रिले. द सर्किट सच एज कंपेरेटर्स, level detectors, zero crossing detectors, etc. designed using electronic components are used in static relay for measurement and comparison of electrical क्वालिटीज़. जो मेरे सर्किट होते हैं लाइक कंपेरेटर्स, लेवल डिटेक्टर्स, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स, इनको हम डिज़ाइन करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और ये हमारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं स्टैटिक रिलेज में फॉर मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल quantities. The static relay is designed in such a way that whenever a quantity under consideration exceeds a particular level, the static circuit produces a response without moving parts such as electronic or electromagnet. तो इसमें क्या है कि जब भी मेरी स्टैटिक रिले को हमने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि जब भी स्टैटिक रिले के अंदर मेरी कोई भी क्वांटिटी अपनी एक कंसिडरेशन लेवल, अपनी एक प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करती है, तो स्टैटिक सर्किट क्या करता है कि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स सच एज आर्मेचर. सो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि जैसे मेरे करंट की वैल्यू अपनी प्रीसेट वैल्यू से एक्सीड होती थी तो जो मेरा आर्मेचर था वो रोटेट करता था. आर्मेचर के जो साथ में मूविंग कॉन्टैक्ट्स थे वो कनेक्शन में आते थे फिक्स कॉन्टैक्ट्स के साथ में जो मेरे ट्रिप सर्किट के साथ में लगे हुए थे, और जिसकी वजह से जो मेरा आर्मेचर था वो रोटेट करता था. बट स्टैटिक रिलेज में क्या होता है कि जैसे ही मेरी कोई भी क्वांटिटी मेरे सर्किट के अंदर अपनी प्री डिफाइंड वैल्यू को, अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करती है, तो मेरा जो स्टैटिक सर्किट है वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हेल्प से. वो कोई भी रोटेशन नहीं करता है लाइक आर्मेचर की तरह, वो कोई रोटेशन नहीं करता है. दिस रिस्पॉन्स इज देन मैनिपुलेटेड एंड गिवन टू द ट्रिपिंग सर्किट विच मे बी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करके उसको मैनिपुलेट किया जाता है, और उस रिस्पॉन्स को मतलब मैनिपुलेट करके उसके बाद में उसको ट्रिपिंग सर्किट के पास में दिया जाता है, जिस ट्रिपिंग सर्किट उसको फिर यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स की हेल्प से. Thus, static relay response circuit does not have any moving parts and made up of electronic component, but its stripping circuit may be electronic or electromagnetic. अब जो स्टैटिक रिले है उसका जो स्टैटिक रिले सर्किट है उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है. बट जो उसका ट्रिपिंग सर्किट होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है. सो आई होप आप लोगों को स्टैटिक रिले समझ में आई होगी. स्टैटिक रिलेज क्या होती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो मेरी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में मेरे मूविंग पार्ट्स होते हैं लाइक माई आर्मेचर. बट स्टैटिक रिले नाम से पता चल रहा है मेरी वो रिलेज होती है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, और इसमें हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स. ये सर्किट मेरे कैसे डिज़ाइन होते हैं लाइक मेरे कंपेरेटर है, लेवल डिटेक्टर है, ज़ीरो क्रॉसिंग डिवाइसेस हैं. इन सब को डिज़ाइन करके इन सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करके हम अपने स्टैटिक रिलेज में यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए. कंपेरेटर क्या करेगा, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा. लेवल डिटेक्टर, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, इन सब कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करके हम अपने स्टैटिक रिलेज में यूज़ करते हैं दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए या फिर मेजरमेंट करने के लिए. उसके बाद में स्टैटिक रिलेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी कोई क्वांटिटी उस सर्किट के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है, और उस क्वांटिटी में वो क्वांटिटी अपनी प्रीसेट वैल्यूज़ को एक्सीड करती है, तो स्टैटिक रिले एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. उस रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के बाद स्टैटिक रिले क्या करता है कि उस रिस्पॉन्स को
मैनिपुलेट किया जाता है एंड दैट मैनिपुलेटेड रिस्पॉन्स इज सेंड टू द ट्रिपिंग सर्किट। अब ट्रिपिंग सर्किट मेरा इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है। सो स्टैटिक रिले मेरी एक ऐसी डिवाइस है जिसके पास में कोई भी मूविंग कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बट उसका जो ट्रिपिंग सर्किट है वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों टाइप का हो सकता है। इसके बाद में ये काम कैसे करता है, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टैटिक रिले। सो इसमें सबसे पहले मेरी रिलेइंग क्वांटिटी है। रिलेइंग क्वांटिटी को मैंने अपने इनपुट एलिमेंट के पास दिया। इनपुट एलिमेंट मेरा क्या है, रेक्टिफायर। देन इनपुट एलिमेंट को मैंने आगे पास ऑन किया मेजरिंग एलिमेंट के पास में। मेजरिंग एलिमेंट मेरा क्या है, कंपेरेटर। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मेरी कोई क्वांटिटी, रिलेइंग क्वांटिटी मेरे रेक्टिफायर के थ्रू, मेरे स्टैटिक रिले के थ्रू पास होगी, ठीक है, और उसमें अगर वो अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड करेगी तो उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर किससे किया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ कंपेरेटर, लेवल डिटेक्टर या जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की हेल्प से। तो वही यहाँ पे मेरा मेजरिंग एलिमेंट है, वो मेरा मेजरिंग एलिमेंट क्या है, कंपेरेटर। देन कंपेरेटर से नेक्स्ट को वैल्यू दी जाएगी आउटपुट एलिमेंट एम्पलीफायर को, जो मेरा ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन वैल्यू को फर्दर ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रिपिंग सर्किट के पास में। और मेजरिंग एलिमेंट एंड ट्रिपिंग सर्किट को सप्लाई दी जाएगी बाय द फीड एलिमेंट, जो कि मेरी डीसी पावर सप्लाई होगी। अब इन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं। सो मेरा सबसे पहले है इनपुट एलिमेंट। अब मेरा इनपुट एलिमेंट क्या है, द रिलेइंग क्वांटिटी, जो सबसे पहले हमने इनपुट एलिमेंट के अंदर रिलेइंग क्वांटिटी दी थी। अब वो मेरी रिलेइंग क्वांटिटी क्या है, वो मेरी रिलेइंग क्वांटिटी है आउटपुट ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, और इट मे बी द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर, और इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिग्नल्स। जो रिलेइंग क्वांटिटी के अंदर इनपुट दी जाती है वो मेरी इनपुट क्या होती है, वो मेरी इनपुट आउटपुट होता है करंट या फिर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का, या फिर आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर, और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इनपुट सिग्नल्स। Thus an electronic circuit rectifier is required as an input element to get the input circuit in a convenient form before applying it to a measuring element. अब रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर मेरे उस वैल्यू को कन्वीनियंट फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपना रेक्टिफायर यूज़ किया था। इनपुट एलिमेंट मेरा क्या था, जब रिलेइंग क्वांटिटी मैंने इनपुट में दी थी तो उसको कौन रिसीव कर रहा था, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर मेरा क्या है कि वो मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो उस वैल्यू को रेक्टिफाई करेगा, उस इनपुट एलिमेंट को रेक्टिफाई करेगा एक कन्वीनियंट फॉर्म में, जिसको फर्दर मेरी डिवाइस आगे यूज़ कर सकती है। देन some mixing circuits such as operational amplifier adder may also be required as an input element. हम mixing circuit such as operational amplifier भी यूज़ कर सकते हैं input element के लिए। So input element समझ में आ गया। input element में हम लोग रिलेइंग क्वांटिटी देते हैं। रिलेइंग क्वांटिटी मेरी क्या है, वो मेरा आउटपुट होती है करंट ट्रांसफॉर्मर या पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर, और मे बी वेरियस सम ऑफ वेरियस सिग्नल्स। उसके बाद में वो इनपुट क्वांटिटी मेरी कहाँ जाती है, इनपुट एलिमेंट के पास में। अब इनपुट एलिमेंट क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, मेरा रेक्टिफायर है। मेरा रेक्टिफायर क्या करेगा कि उस वैल्यू को एक्सेप्ट करके एक कन्वीनियंट फॉर्म में उसको चेंज करेगा। कन्वीनियंट फॉर्म में वो क्यों चेंज करेगा, क्योंकि जब इनपुट एलिमेंट से आगे मेरी वैल्यू पास ऑन होगी दूसरे कंपोनेंट्स के पास में, तो वो उस फॉर्म में उसको चेंज करेगा कि मेरे आगे वाले कंपोनेंट्स उसको ईजिली यूज़ कर सके। और इनपुट एलिमेंट की जगह पे हम ऑपरेशनल मतलब रेक्टिफायर की जगह पे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव मेजरिंग एलिमेंट। अब मेजरिंग एलिमेंट क्या है कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ द स्टैटिक रिले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजरिंग एलिमेंट नहीं होगा तो इनपुट एलिमेंट आने के बाद में हम उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको कंपेयर कैसे करेंगे। सो मेजरिंग एलिमेंट इज़ द हार्ट ऑफ द स्टैटिक रिले। इट कंपेयर्स द आउटपुट ऑफ एन इनपुट एलिमेंट with a set value and decides the signal to be applied to the output element which ultimately drives the tripping circuit. अब मेजरिंग एलिमेंट क्या काम करता है कि जब मुझे रिलेइंग एलिमेंट को मैंने इनपुट एलिमेंट में दिया और इनपुट एलिमेंट से जब मेरा वो वैल्यू बाहर की तरफ निकलेगी मेरे मेजरिंग एलिमेंट के पास आने के लिए, तो इनपुट एलिमेंट की जो आउटपुट होगी, ठीक है, मेजरिंग एलिमेंट क्या करेगा कि उस वैल्यू को कंपेयर करेगा उसकी प्रीसेट वैल्यू के साथ में।
स्टैटिक रिले यही करता है ना कि वो कैसे काम करता है कि वो वैल्यू को कंपेयर करता है उसकी प्रीसेट वैल्यू के साथ में। अगर वो वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से मैच करेगी तो वो उसको सीधा आउटपुट में दे देगा। अगर स्टैटिक रिले जो मेरा मेजरिंग एलिमेंट है वो सेंस करता है कि जो मेरी वैल्यू आई है, जो मेरी आउटपुट आई है इनपुट एलिमेंट से, उसकी वैल्यू उसकी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा है, उसने कंपेयर किया कि उसकी जो आउटपुट मिली है उसको, वो उसकी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मैनिपुलेट करेगा एंड देन उसको ट्रिपिंग सर्किट के पास में पास ऑन कर देगा। सो यही है यहाँ पे कि इट कंपेयर्स द आउटपुट ऑफ एन इनपुट एलिमेंट विद द प्रीसेट वैल्यू एंड डिसाइड्स द सिग्नल टू बी अप्लाइड टू द आउटपुट एलिमेंट विच अल्टीमेटली ड्राइव्स द ट्रिपिंग सर्किट। और अगर वो चेक करता है कि हाँ उसकी वैल्यू उसकी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा है तो वो उसको आउटपुट एलिमेंट के पास दे देता है, और आउटपुट एलिमेंट क्या करता है कि ट्रिपिंग सर्किट को अलाउ कर देता है कि सर्किट में फॉल्ट अकर हुआ है। दस मेजरिंग एलिमेंट इज़ अ डिसाइडिंग सिग्नल जनरेटर। अब मेजरिंग एलिमेंट क्या है कि वो एक डिसाइडिंग सिग्नल जनरेटर है, वो डिसाइड करता है कि मेरे सर्किट में एरर है कि एरर नहीं है। अब वो डिसाइड कैसे करता है, कंपेयर करके। मेजरिंग एलिमेंट में 3 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल इनपुट डिवाइस, 2 इनपुट डिवाइस एंड मल्टीपल इनपुट डिवाइस। देन वी हैव आउटपुट एलिमेंट। अब आउटपुट एलिमेंट कैसे काम करता है, द सिग्नल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरिंग एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी एम्पलीफाइड बिफोर अप्लाइंग टू द ट्रिपिंग सर्किट। ठीक है, अब आउटपुट एलिमेंट का काम क्या था कि आउटपुट एलिमेंट जब उसको वैल्यू मिल गई, उसको पता चल गया कि सर्किट में फॉल्ट था, तो मेजरिंग एलिमेंट ने वैल्यू को कंपेयर करके कि हाँ वैल्यू जो मेरे पास क्वांटिटी आई है उसकी वैल्यू उसकी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब सिस्टम में फॉल्ट है, तो उसने वो एलिमेंट आगे पास ऑन कर दिया आउटपुट एलिमेंट के पास में। अब आउटपुट एलिमेंट क्या करेगा कि आउटपुट एलिमेंट उस वैल्यू को फर्दर आगे ट्रिपिंग सर्किट के पास सेंड करने से पहले उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि उसकी जो उसकी वैल्यू है उसको एम्पलीफाई करता है। द सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरिंग एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी एम्पलीफाइड बिफोर अप्लाइंग टू द ट्रिपिंग सर्किट। सो आउटपुट एलिमेंट क्या करता है कि जब उसको जो वैल्यू रिसीव होती है, जो सिग्नल रिसीव होता है मेजरिंग एलिमेंट से, वो उस वैल्यू को एम्पलीफाई करता है और उसके बाद उसको ट्रिपिंग सर्किट के पास सेंड करता है। दस आउटपुट एलिमेंट इज एन एम्पलीफायर, इसलिए मेरा आउटपुट एलिमेंट हम क्या बोल सकते हैं कि वो एज एन एम्पलीफायर काम करता है और वो एक एम्पलीफायर है। Sometimes this element not only amplifies the signal but multiplies them or combine with them other signals to delay them। अब वो एक फॉल्ट कंडीशन है, जो आउटपुट एलिमेंट के पास जो वैल्यू आई है वो एक फॉल्ट कंडीशन है, तो वो उसको सिर्फ एम्पलीफाई नहीं करता है, सम टाइम वो क्या करता है कि उसके साथ में अदर सिग्नल्स को ऐड ऑन भी कर देता है और उसको मल्टीप्लाई भी कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि वो उस वैल्यू को डिले कर सके। सो आउटपुट एलिमेंट क्या करता है कि समटाइम्स दिस एलिमेंट नॉट ओनली एम्पलीफाइज द सिग्नल बट मल्टीप्लाइज देम और कंबाइन विद देम अदर सिग्नल्स टू डिले देम, ताकि वो उनको डिले कर सके। नेक्स्ट वी हैव फीड एलिमेंट। सो फीड एलिमेंट क्या है, द मेजरिंग एलिमेंट यूजेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्टिंग ट्रांजिस्टर डायोड एक्सेट्रा। अब मेजरिंग एलिमेंट क्या था कि वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा था, लाइक ट्रांजिस्टर डायोड एक्सेट्रा। द आउटपुट एलिमेंट यूजेस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आउटपुट एलिमेंट मेरा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा है एज एन एम्पलीफायर। ऑल दीज components circuits along with the tripping circuit require DC supply for the proper functioning। अब ये सारे मेरे क्या हैं, जो मेरा आउटपुट एलिमेंट था या फिर मेरा मेजरिंग एलिमेंट था, ये सब मेरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मेरे डिस्चार्ज भी होंगे, वो यूज़ होंगे, तो उनमें कॉन्टीन्यूटी पावर सप्लाई रखने के लिए मैं फीड एलिमेंट यूज़ करती हूँ। फीड एलिमेंट मेरा क्या करता है कि उसको ऑल टाइम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है मेरे मेजरिंग एलिमेंट को, आउटपुट एलिमेंट को। ठीक है, वो डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है ताकि जो मेरी कॉन्टीन्यूटी है वो मेरी पावर सप्लाई की वो कॉन्टीन्यूसली रहे।
All these components circuits along with the tripping circuits require DC supply for the proper functioning. The feed elements provide the DC voltage required by the various elements. फीड एलिमेंट मेरा डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है मेरे मेजरिंग एलिमेंट एंड आउटपुट एलिमेंट्स को, ताकि जो मेरी पावर सप्लाई है वो मेरी कंटिन्यू रहे. सो आई होप आप लोगों को स्टैटिक रिले और उसके कंपोनेंट समझ में आए होंगे. 4 कंपोनेंट होते हैं, इनपुट एलिमेंट, मेजरिंग एलिमेंट, आउटपुट एलिमेंट एंड फीड एलिमेंट. स्टैटिक रिलेज मेरी क्या होती है, जिसमें मेरा कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और उसमें क्या होता है कि वो मेरे आउटपुट को सेंस, मेरी जो इनपुट उसको मिलती है, जो आउटपुट होती है करंट ट्रांसफार्मर की उस या फिर आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर की होती है, वो उसको सेंस करता है. सेंस करने के बाद वो चेक करता है, कंपेयर करता है उसकी प्रीसेट वैल्यू से. अगर वो वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा है तो वो उसको आउटपुट एलिमेंट के पास में पास ऑन कर देता है. आउटपुट एलिमेंट क्या करता है कि जब वो मेजरिंग एलिमेंट से वैल्यू को रिसीव करता है तो वो उसको डायरेक्ट ट्रिपिंग सर्किट के पास नहीं भेजता है, वो पहले उस वैल्यू को एम्पलीफाई करता है या फिर समटाइम्स उसको मल्टीप्लाई या फिर उसमें अदर सिग्नल्स को भी ऐड ऑन कर देता है, ताकि वो उस सिग्नल को डिले कर सके, उस फॉल्ट वैल्यू को डिले कर सके. अब ये सारे मेरे कंपोनेंट्स जो मैं अपने मतलब इनपुट एलिमेंट, मेजरिंग एलिमेंट या फिर आउटपुट एलिमेंट में जो मैं अपने कंपोनेंट्स यूज़ कर रही हूँ, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, दे ऑल आर माय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. तो मेरी जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे, मेरी जो वर्किंग है वो प्रॉपर फंक्शनिंग रहे, तो उसके लिए मुझे उसको सोर्स देना पड़ेगा, उसको कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी कि ताकि वो अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखे. तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ फीड एलिमेंट. फीड एलिमेंट क्या है कि वो मेरा डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है मेरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को. नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक रिलेज. सो सबसे पहले है स्टैटिक टाइम करंट रिले. स्टैटिक टाइम करंट रिले का ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है. सो इसमें पहले क्या है, फ्रॉम समेशन करंट ट्रांसफॉर्मर. अब जो समेशन करंट ट्रांसफॉर्मर की जो वैल्यू है उसको समेशन कर दिया, उसको ऐड कर दिया है, वो मैंने दी है अपने इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर को विद फिल्टर. उसके बाद जो इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर विद फिल्टर का आउटपुट है उसको मैंने रेक्टिफायर यूनिट के पास दिया है. रेक्टिफायर यूनिट क्या करती है, उसको रेक्टिफाई करके ओवरलोड लेवल डिटेक्टर के पास सेंड करती है. देन लेवल डिटेक्टर उसको टाइमिंग सर्किट के पास सेंड करता है, टाइमिंग सर्किट उसको लेवल डिटेक्टर के पास सेंड करता है, लेवल डिटेक्टर उसको अगेन एम्पलीफायर के पास सेंड करता है, देन एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके उसको ट्रिपिंग सर्किट के पास सेंड करता है. अब ये काम कैसे करती है, ये कंपोनेंट्स मेरे कैसे काम करते हैं. स्टैटिक टाइम करंट रिले इज़ माई नथिंग बट वो मेरी एक ओवर करंट रिले है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले. मतलब ओवर करंट सेंस करते वो इंस्टेंटेनियसली काम करती है, एकदम से काम करती है. सो इसमें सबसे पहले क्या है, द सेकेंडरीज ऑफ द लाइन करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड टू द समेशन सर्किट. अब जो मेरे 2 करंट ट्रांसफॉर्मर लगे हुए थे, या कितने भी मेरे करंट ट्रांसफॉर्मर हैं, उनकी जो सेकेंडरी से मुझे आउटपुट मिल रही है, उन दोनों को समेशन कर दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया है. ठीक है, तो फ्रॉम जो समेशन करंट ट्रांसफॉर्मर है, फ्रॉम समेशन करंट ट्रांसफॉर्मर, वो मेरा क्या है, वो मेरा करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग्स का जो आउटपुट है उसका सम है. The output of summation current transformer is given to the input current transformer. अब जो मेरे करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरीज का आउटपुट था, सम आउटपुट था, उसको मैंने किसको दे दिया है, इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर को. द इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफॉर्मर. इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर को हम ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं. which has taps on the primary for selecting the required pickup and current range. अब जो ये करंट ट्रांसफॉर्मर है मेरा, इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर है, जिसको मैं ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफॉर्मर भी बोलती हूँ, इसमें मेरी टैपिंग्स होती हैं प्राइमरी साइड पे. वो टैपिंग्स क्यों करते हैं, ताकि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिकअप एंड करंट रेंज को सिलेक्ट कर सकूँ, अपनी वैल्यू को, करंट रेंज की वैल्यू को मैं सेट कर सकूँ. Then the output of auxiliary current transformer is rectified and smoothened. अब जो मेरी auxiliary current transformer की वैल्यू होगी, जो आउटपुट निकलेगा मेरा auxiliary current transformer का, उसको मैंने रेक्टिफाई किया है एंड देन स्मूदन किया है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर यूनिट से. अब उस वैल्यू को क्या करेंगे, इट इज़ देन अप्लाइड टू द ओवरलोड लेवल डिटेक्टर एंड RC टाइमिंग सर्किट. अब जो मेरा आउटपुट है ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफॉर्मर का, उसको रेक्टिफाई करने के बाद में मैं उसको ओवरलोड लेवल डिटेक्टर एंड RC टाइमिंग सर्किट के थ्रू
पास ऑन करवाऊंगी। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द टाइमिंग कैपेसिटर रीचेस टू द क्रिटिकल वैल्यू देन इट ट्रिगर्स द लेवल डिटेक्टर। और जब उस क्वांटिटी की जो वोल्टेज वैल्यू है वो अपनी प्रीसेट वैल्यू को, अपनी टाइमिंग कैपेसिटर वैल्यू को रीच कर जाएगी, उसके बाद में मतलब कि क्रिटिकल स्टेज है। अब ये कैसे काम करता है, जैसे मेरा टाइमिंग सर्किट है, टाइमिंग सर्किट कैसे काम करता है कि व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द टाइमिंग कैपेसिटर रीचेस टू अ क्रिटिकल वैल्यू देन इट ट्रिगर्स द लेवल डिटेक्टर। मैंने क्या किया था कि जो मेरे करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का आउटपुट था उसको मैंने सम करके अपने इनपुट करंट ट्रांसफार्मर को दिया। इनपुट करंट ट्रांसफार्मर को हम ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। अब जो वो मेरा इनपुट था करंट ट्रांसफॉर्म ऑक्सिलरी इनपुट ट्रांसफार्मर का, उसकी आउटपुट को मैंने किसको दिया, रेक्टिफायर यूनिट को। रेक्टिफायर यूनिट ने क्या किया कि उस वैल्यू को रेक्टिफाई किया एंड स्मूदन किया। उसके बाद में उस वैल्यू को हमने ओवरलोड लेवल डिटेक्टर एंड आरसी टाइमिंग सर्किट के थ्रू फ्लो कराया। अब जब मेरा जो वोल्टेज थी व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द टाइमिंग कैपेसिटर, नेक्स्ट है मेरा टाइमिंग सर्किट। अब जब टाइमिंग सर्किट के अक्रॉस मेरी वैल्यू पास ऑन होगी और उसकी जो वोल्टेज लेवल है, द वोल्टेज अक्रॉस द टाइमिंग कैपेसिटर एक क्रिटिकल वैल्यू पे रीच हो जाएगी, तो मेरा लेवल डिटेक्टर ट्रिगर करेगा। लेवल डिटेक्टर ट्रिगर करेगा। द आउटपुट ऑफ द लेवल डिटेक्टर इज एम्पलीफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड गिविंग टू द ट्रिगर सर्किट। अब जब मेरा लेवल डिटेक्टर ट्रिगर कर जाएगा तो उस वैल्यू को एम्पलीफायर को दिया जाएगा। एम्पलीफायर क्या करेगा कि जो लेवल डिटेक्टर की आउटपुट होगी उसको एम्पलीफाई करेगा एंड देन उसको ट्रिपिंग सर्किट के पास सेंड करेगा। दिस ऑपरेट्स द आउटपुट डिवाइस, जिसकी वजह से जो मेरी आउटपुट डिवाइस है वो ऑपरेट करेगी। The charging of the capacitor in timing circuit is achieved by a voltage derived from current transformer current। अब जो टाइमिंग सर्किट की कैपेसिटर थी, द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन अ टाइमिंग सर्किट। अब टाइमिंग सर्किट में जो कैपेसिटर था वो कैसे चार्ज हुआ था, द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन द टाइमिंग सर्किट इज अचीव्ड बाय द वोल्टेज ड्राइव्ड फ्रॉम द करंट ट्रांसफॉर्मर करंट। This voltage is obtained across a non-linear resistor by passing rectified current through it। अब ये वोल्टेज कैसे obtained हुई थी, obtained across a non-linear resistor by passing rectified current through it। The proper selection of non-linear resistor and RC timing circuit allows to obtain desired shape of the time current characteristics of the static relay। सो आई होप आप लोगों को स्टैटिक टाइम करंट रिले समझ में आई होगी। स्टैटिक टाइम करंट रिले क्या होती है कि ये मेरी एक इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले होती है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो आउटपुट होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो वैल्यू होती है उनको ऐड करके हम लोग इनपुट करंट ट्रांसफार्मर को देते हैं। इनपुट करंट ट्रांसफार्मर को हम ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। अब ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट होगी उसको हम रेक्टिफाई करते हैं एंड देन स्मूदन करते हैं। अब उस रेक्टिफाई एंड स्मूदन वैल्यू को हम ओवरलोड लेवल डिटेक्टर एंड टाइमिंग सर्किट के थ्रू पास ऑन कराते हैं। जब वो मेरी टाइमिंग सर्किट के थ्रू पास ऑन होती है वैल्यू, तो टाइमिंग सर्किट क्या करता है, टाइमिंग सर्किट क्या करता है कि उसकी वोल्टेज को चेक करता है, और जब वो वोल्टेज मेरे टाइमिंग सर्किट से पास ऑन थ्रू होते हुए एक क्रिटिकल वैल्यू पे रीच ऑन हो जाती है, तो जो मेरा लेवल डिटेक्टर है वो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब जो लेवल डिटेक्टर जब मेरा ट्रिगर हो गया तो वो मेरी टाइमिंग सर्किट के थ्रू जो मेरी वैल्यू थी वो लेवल डिटेक्टर के थ्रू पास ऑन होगी। अब लेवल डिटेक्टर से जब मेरी वैल्यू पास ऑन होकर एम्पलीफायर के पास जाती है तो एम्पलीफायर उस वैल्यू को एम्पलीफाई करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड देन उस वैल्यू को ट्रिपिंग सर्किट को देता है, और ट्रिपिंग सर्किट उसको आउटपुट एलिमेंट के पास सेंड कर देता है, मतलब अपने ऑपरेशन को ऑपरेट कराता है कि मेरा जो ऑपरेशन था, मेरी जो वैल्यू थी अब वो बिल्कुल राइट है, अब मैं उसको आगे प्रोसेस करा सकती हूँ, ऐसे काम करता है। अब टाइमिंग सर्किट क्या था कि वो मेरी वैल्यू को चार्ज कर रहा था, कैपेसिटर था उसमें, वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। वो कैपेसिटर मेरा कैसे चार्ज हो रहा था टाइमिंग सर्किट में, वो मेरा चार्ज हो रहा था विद द वोल्टेज ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर करंट से। द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन अ टाइमिंग सर्किट इज अचीव्ड बाय द वोल्टेज derived from the current transformer
करंट से। अब ये वोल्टेज हमें कैसे ऑब्टेंड होती है? दिस वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस अ नॉन लीनियर रेजिस्टर बाय पासिंग रेक्टिफाइड करंट थ्रू इट। सो आई होप आप लोगों को स्टैटिक टाइम करंट रिले समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शनल स्टैटिक ओवर करंट रिले। डायरेक्शनल स्टैटिक ओवर करंट रिले क्या है कि डायरेक्शनल स्टैटिक ओवर करंट रिले इज़ नथिंग बट एक ये मेरी डायरेक्शनल पावर रिले है जो मेरी ऑपरेट करती है व्हेन द पावर इन द सर्किट फ्लोज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। Thus it requires to sense the system voltage as well as the system current। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले मेरी कुछ नहीं है, एक मेरी डायरेक्शनल पावर रिले है जो मेरी ऑपरेट करती है जब मेरी पावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरे सिस्टम में फ्लो करती है। ये क्या करती है कि ये दिस इट रिक्वायर्स टू सेंस द सिस्टम वोल्टेज एज वेल एज द सिस्टम करंट। ये सिस्टम वोल्टेज एंड सिस्टम करंट को क्या करती है? सेंस करती है। The input A is proportional to the system current supplied to the directional unit through auxiliary transformer. The input B is proportional to the system voltage supplied to the directional unit through phase shifter। अब इसका ये फेजर डायग्राम है, इसमें दो वैल्यूज़ हैं A एंड B। अब A क्या है? जो मेरी इनपुट A है वो मेरी प्रोपोर्शनल है सिस्टम करंट के सप्लाइड टू अ डायरेक्शनल यूनिट थ्रू ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर। ए क्या है? मेरी इनपुट है, ठीक है, जो मेरी प्रोपोर्शनल है सिस्टम करंट के इक्वल है जो मेरी सप्लाई किससे हुई है? बाय द ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर से। इनपुट ए मैंने अपने ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई की है, ठीक है, और जो मेरी किसके प्रोपोर्शनल है? सिस्टम करंट के प्रोपोर्शनल है। सेकंड इज इनपुट बी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम वोल्टेज सप्लाइड टू अ डायरेक्शनल यूनिट थ्रू फेज शिफ्टर। ये किसके थ्रू सप्लाई की हुई है? थ्रू फेज शिफ्टर। ये मेरी जो इनपुट बी है प्रोपोर्शनल है सिस्टम वोल्टेज के। देन द फेज कंपेरेटर क्या करेगा? कंपेयर करेगा फेज एंगल बिटवीन द टू इनपुट्स। लेट दिस एंगल, फर्स्ट एंगल है जो मेरा वो फाई है, वाइल द रिले कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल इज थीटा। लेट आई पी बी द करंट सेटिंग मैग्नीट्यूड, देन द रिले ऑपरेट्स व्हेन आई पी is less than I cos phi minus theta. The output of the phase comparator is applied to a level detector through timer if time delay is required. The output of the level detector is amplified and given to the trip circuit. The phase comparator is generally of two types: half effect generator, which is popularly used in Russian countries; rectifier bridge type comparator, which is popularly used in European countries. The static directional overcurrent relays are very sensitive and directional unit can be made reliable down to 1% of the system voltage. So जो मेरी डायरेक्शनल स्टैटिक ओवर करंट रिले है ये मेरी क्या है कि ये मेरी डायरेक्शनल पावर रिले है जो मेरी ऑपरेट करती है जब मेरी जो पावर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सर्किट में फ़्लो करती है। तो ये क्या करती है? इट रिक्वायर्स टू सेंस द, ये सिस्टम करंट एंड सिस्टम वोल्टेज को सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग काम करती है। अब ये कैसे काम करती है कि इसकी इनपुट मेरी दो है, ए एंड बी। ए मेरी क्या है? ए मेरी जो वैल्यू है वो मेरी प्रोपोर्शनल है सिस्टम करंट के सप्लाइड टू अ डायरेक्शनल यूनिट को सप्लाई करते हैं थ्रू ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। देन इनपुट बी मेरी क्या है? प्रोपोर्शनल है सिस्टम वोल्टेज के जो हम सप्लाई करते हैं थ्रू डायरेक्शनल यूनिट थ्रू फेज शिफ्ट। अब दोनों इनपुट को हमने फेज कंपेरेटर के थ्रू पास ऑन कराया। फेज कंपेरेटर क्या करता है कि इन दोनों का फेज एंगल चेक करता है, जो मेरी दो इनपुट्स हैं इन दोनों का फेज एंगल चेक करता है और उसके फिर मैग्नीट्यूड को सेट करता है। अब जो फेज कंपेरेटर का आउटपुट होगा उसको हम देते हैं लेवल डिटेक्टर। लेवल डिटेक्टर से देने से पहले हम उसको टाइमर सर्किट के थ्रू भी पास ऑन कराते हैं अगर हमें उसमें डिले की ज़रूरत होती है। अगर सिग्नल को डिले करना होता है तो उसके लिए हम उसको टाइमर सर्किट के थ्रू पास ऑन कराते हैं। अब लेवल डिटेक्टर से जब पास ऑन होके मेरी वैल्यू
एम्पलीफायर के पास जाती है। लेवल डिटेक्टर क्या करता है कि उसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेक करता है कि अगर उसने अपनी प्रीसेट वैल्यू को, उसकी जो प्रीसेट वैल्यू थी वो रीच हो गई या एक्सीड हो गई है, या फिर जो क्रिटिकल वैल्यू थी वो रीच हो गई है, तो लेवल डिटेक्टर क्या होगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। लेवल डिटेक्टर ट्रिगर हो जाएगा तो वो ऑन हो जाएगा, और लेवल डिटेक्टर के थ्रू जब वैल्यू मेरी पास ऑन होगी तो एम्पलीफायर क्या करेगा कि उस वैल्यू को एम्पलीफाई करके ट्रिप सर्किट के पास सेंड कर देगा। सो आई होप आप लोगों को डायरेक्शनल स्टैटिक ओवर करंट रिले की वर्किंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक डिफरेंशियल रिले। अब स्टैटिक डिफरेंशियल रिले क्या करती है? अ डिफरेंशियल रिले इज द रिले विच ऑपरेट्स व्हेन द फेज डिफरेंस ऑफ टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। स्टैटिक डिफरेंशियल रिले मेरी तब ऑपरेट करती है जब जो फेज डिफरेंस होता है, फेजर डिफरेंस होता है मेरा दो या दो से ज़्यादा सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का, वो अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड कर देता है, तो मेरा डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करता है। स्टैटिक डिफरेंशियल रिले की जो मेरी वर्किंग है वो मेरी सेम डिफरेंशियल रिले की तरह होती है। डिफरेंशियल रिले में भी यही था कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ करंट ट्रांसफार्मर थे, दोनों करंट ट्रांसफार्मर मेरे सिमिलर क्वांटिटी के थे, सिमिलर रेंज के थे, सेम रेशो के थे, तो उन दोनों के हम करंट को मेजर करते थे, कंपेयर करते थे। जब उन दोनों का जो करंट का डिफरेंस था वो अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड कर देता था, तो मेरी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करती थी। सो यहाँ पे भी वही है कि डिफरेंशियल रिले मेरी तब ऑपरेट करती है जब फेजर डिफरेंस टू या मोर देन टू क्वांटिटीज अपनी प्रीसेट वैल्यू को एक्सीड कर देता है। इन स्टैटिक डिफरेंशियल रिले द टू सिमिलर क्वांटिटीज आइदर वोल्टेजेस और करंट्स आर कंपेयर्ड। अब स्टैटिक रिले में क्या है कि जो दो मेरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं वो दोनों मेरी करंट भी हो सकती हैं या मेरी वोल्टेज भी हो सकती हैं। The comparator measures the vector difference between the two similar input signals। अब जो comparator है, ये सर्किट डायग्राम में क्या है कि दो इनपुट है, इनपुट ए एंड इनपुट बी। अब ये दोनों इनपुट मेरी इनपुट ए इनपुट बी मेरी दो करंट की वैल्यू भी हो सकती हैं, दो डिवाइसेस की करंट की वैल्यू भी हो सकती हैं, दो वोल्टेज वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। देन वी हैव कंपेरेटर। कंपेरेटर क्या करेगा कि इन दोनों के डिफरेंस को चेक करेगा, कंपेयर करेगा, देन उसको एम्पलीफाई करके ट्रिप सर्किट के पास सेंड कर देगा। अभी इसकी फर्दर वर्किंग क्या है कि द कंपेरेटर मेजर द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन द टू सिमिलर इनपुट क्वांटिटीज। कंपेरेटर दोनों इनपुट डिवाइसेस की वेक्टर डिफरेंस को चेक करेगा। द रेक्टिफायर ब्रिज टाइप कंपेरेटर इज जनरली यूज्ड इन द स्टैटिक डिफरेंशियल रिले। जो हम स्टैटिक डिफरेंशियल रिले में रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जो हम कंपेरेटर यूज़ करते हैं, वो मेरा रेक्टिफायर ब्रिज टाइप होता है। अब जो यहाँ पे मैंने कंपेरेटर अपना यूज़ किया हुआ है स्टैटिक डिफरेंशियल रिले में, ये मेरा रेक्टिफायर ब्रिज टाइप है। इन नॉर्मल कंडीशन द टू क्वांटिटीज बैलेंस ईच अदर एंड द कंपेरेटर आउटपुट इज ज़ीरो। अब दोनों सेम क्वांटिटी हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो नॉर्मल कंडीशन में कंपेरेटर के थ्रू जो वैल्यू पास ऑन होगी वो मेरी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि डिफरेंस चेक करता है अगर दोनों वैल्यू सेम है तो नॉर्मल कंडीशन में वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, एंड जो मेरी रिले है वो मेरी इनऑपरेटिव रहेगी। फॉर एनी इंटरनल फॉल्ट कंडीशन, डिफरेंशियल रिलेज मेरी हमेशा इंटरनल फॉल्ट कंडीशंस पे काम करती हैं, एक्सटर्नल पे काम नहीं करती हैं। तो फॉर एनी इंटरनल फॉल्ट कंडीशन, जब भी मेरी कोई इंटरनल फॉल्ट कंडीशन होगी, द कंपेरेटर सेंसेस द फेज डिफरेंस। कंपेरेटर सेंस करेगा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। तो जैसे ही फॉल्ट कंडीशन होगी तो कोई डिफरेंस आएगा। अब वो जो डिफरेंस वैल्यू, वो जो फेज डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ में, जब वो मेरे कंपेरेटर के थ्रू पास ऑन होगा तो मेरी कंपेरेटर एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। उस आउटपुट को फिर हम एम्पलीफायर के पास भेजेंगे, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा एंड देन गिव टू द ट्रिप सर्किट विच ऑपरेट्स द रिले। और ट्रिप सर्किट क्या करेगा कि उसको फिर ऑपरेट करेगा। दिस स्कीम इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट। अब जो ये वाली स्कीम है स्टैटिक डिफरेंशियल रिले, जो प्रोटेक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर या जनरेटर के लिए व्हेन एवर ट्रांसफार्मर और जनरेटर में कोई भी इंटरनल फॉल्ट अकर होता है। तो द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक डिफरेंशियल रिले ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंशियल रिले आर हाईली सेंसिटिव। अब स्टैटिक डिफरेंशियल रिले का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंशियल रिले के ऊपर क्या एडवांटेज है कि ये हाईली सेंसिटिव होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, इनका ऑपरेशन फास्ट होता है, इनकी जो पावर कंजप्शन होती है वो कम होती है,
ये लेस बर्डन करती हैं, लेस बर्डन ऑन द इनपुट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर्स एंड इनरश करंट प्रूफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई होप आप लोगों को स्टैटिक डिफरेंशियल रिले समझ में आया होगा। इट इज़ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंशियल रिले, बट इसमें क्या है कि ये दो सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंस को मेजर करता है, फेज़र डिफरेंस को मेजर करता है। नॉर्मल कंडीशन में फेज़र डिफरेंस दोनों के बीच में ज़ीरो आएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, तो कंपेरेटर के थ्रू कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं होगी। बट इंटरनल फॉल्ट कंडीशन के थ्रू जब जैसे ही डिफरेंस आता है, फेज़र डिफरेंस आता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, तो मेरा कंपेरेटर क्या करता है कि उस वैल्यू को पास ऑन करता है एम्पलीफायर के पास में। एम्पलीफायर उस वैल्यू को एम्पलीफाई करके ट्रिप सर्किट को देता है और ट्रिप सर्किट देन मेरा ऑपरेट करता है। ये मेरी मोर फास्ट, कॉम्पैक्ट, लो पावर कंजप्शन डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंशियल रिलेज में, डिफरेंशियल रिलेज प्रोटेक्शन स्कीम के कंपैरिजन में। और जो मेरी स्टैटिक डिफरेंशियल रिले है, इसको मैं ट्रांसफॉर्मर या फिर जनरेटर में इंटरनल फॉल्ट कंडीशन के टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ। देन वी हैव स्टैटिक डिस्टेंस रिले। अब स्टैटिक डिस्टेंस रिले क्या है कि इन द डिस्टेंस रिले द ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस। सो डिस्टेंस रिलेज मेरी कैसे काम करती थी कि वो मेरे वोल्टेज मेरे रेशो पे काम करती थी, रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट के। डिस्टेंस रिलेज मेरे रेशो पे काम करती थी वोल्टेज एंड करंट के, जिसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। इन द डिस्टेंस रिले द ऑपरेशन इज डिपेंडेंट on the ratio of voltage and current which is expressed in terms of impedance. The relay operates when the ratio V by I, that is impedance, is less than a predetermined value. So distance relays कब operate करती थी? जब जो ratio होता था मेरा V upon I का वो less than होता था उसकी predetermined value से। The distance relays include impedance, reactance, admittance relays as discussed in, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बताया ही था कि मेरी जो डिस्टेंस रिलेज होती हैं वो मेरी काम करती है मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस पे, एडमिटेंस पे एंड रिएक्टेंस पे। इन स्टैटिक रिलेज द कंपैरिजन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर सर्किट्स। अब स्टैटिक रिले में क्या करते हैं, जो हम कंपैरिजन करते हैं वोल्टेज एंड करंट रेशो का, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर सर्किट। सो यहाँ पे ये मेरा इसका ब्लॉक डायग्राम है, दो मेरे मेजरिंग सर्किट है, उसमें हम वोल्टेज एंड करंट का रेशो दे रहे हैं। अब इन दोनों के ये मेरा कंपेरेटर क्या करेगा कि इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि अगर ये वैल्यू उसकी प्री सेट वैल्यू से कम होगी तो उसको वो एम्पलीफाई करवाएगा और एम्पलीफाई करवा के उसको ट्रिप सर्किट के पास सेंड कर देगा। सो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्टैटिक रिले समझ में आई होंगी। सो टाइप ऑफ स्टैटिक रिले में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक डिस्टेंस रिले पढ़ा, स्टैटिक डिफरेंशियल रिलेज पढ़ा, डिफरेंशियल रिले के बाद डायरेक्शनल स्टैटिक ओवर करंट रिलेज पढ़ा एंड स्टैटिक टाइम करंट रिले पढ़ा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट स्टैटिक रिले क्या होती हैं, स्टैटिक रिले के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, या जो टाइप्स ऑफ स्टैटिक रिले हैं उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।